तीसरी आंख में एक ऐसा सच आपके सामने ला रहे हैं जिसे सुनकर आपके पांव हिलने लगेंगे, क्योंकि जैसे ही आपके फोन पर एक रिंग, एक वीडियो कॉल आती है तो आपकी पूरी जिंदगी की कमाई अचानक से गायब हो जाती है। एक फोन कॉल आपकी दुनिया उजाड़ सकती है। कैसे? दरअसल एक घंटी बजती है और कहानी शुरू हो जाती है। स्क्रीन पर कोई बड़ा नाम चमकने लगता है, कोई जांच एजेंसी, कोई सरकारी विभाग, और अचानक दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आप सोचते हो कि मुझसे आखिरकार गलती क्या हुई, और सामने से आवाज आती है, सख्त और दबाव से भरी आवाज, आपको जो बोलने का भी मौका नहीं देती, सोचने का भी समय नहीं देती। सीधे कहा जाता है, आप जांच के दायरे में हैं, आप पर गंभीर आरोप है, मतलब आप डिजिटल हिरासत में हैं। हेलो। हाँ बोलो सर देख लिया सर। देख लिया ना? यस सर। क्या पोजीशन है लड़के की? देख लिया तूने कितना मार पड़ी उसके ऊपर? यस सर, बहुत मार पड़ी सर। है ऐसा काम करेगा? नो सर, कभी नहीं। अब आप जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठे हो, दरवाजा बंद है, कोई पुलिस वाला आपके सामने नहीं खड़ा है, फिर भी आप खुद को घिरा हुआ महसूस करने लगते हो, डरा हुआ महसूस करने लगते हो। यही इस नए जमाने का सबसे खतरनाक जाल है। ये ठगी जेब पर वार नहीं करती, ये दिमाग पर वार करती है। ये आपको अपराधी जैसा महसूस कराने लगती है ताकि आप डर के दबाव में आ जाएं, और जो आप साधारण रूप में नहीं कर सकते हैं वो डर के दबाव में करने लगें। पुलिस लाइन से राहुल बात कर रहा हूँ। ये आयुष कौन है? कहाँ से बोल रहे हो? आयुष कौन है? कहाँ से बोल रहे हो आप? सर पुलिस लाइन से हूँ ना। आयुष कौन है? हाँ बोलिए ना। है मेरा बेटा पर मेरा बाप है, बताएं। सर आपका बेटा है। आपका बेटा सर इन टाइम कहाँ पर है? किधर भेजा था आपने? अभी तो बाहर है, बताएं। कहाँ पर? मुंबई। हेलो। मुंबई मुंबई। तो देखिए सर, आपको कुछ मालूम नहीं है आपके बेटे ने क्या किया है? नहीं, क्या हो गया? देखिए सर, आपका बेटा और आपके बेटे के 3 फ्रेंड लड़कों ने मिलके ना हाँ। एक लड़की का रेप किया है। अच्छा। मामला सीरियस है। लड़की हॉस्पिटल में है। लड़की का डेथ होने वाला है। आपका बेटा इस समय अरेस्ट हो चुका है। अच्छा, कौन से शहर में? सर देखिए आपका बोलिए। कौन से शहर में? देखिए सर, मैं मुंबई पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड लड़कों ने मुझे फंसवाया है। ये मेरे फादर का नंबर है, मेरे फादर को कॉल करें, इसीलिए सर आपको कॉल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या सचमुच कानून इस तरह काम करता है, या फिर कानून का नाम लेकर कोई आपके डर को हथियार बना रहा है? अभी तक इसके ऊपर हमने कोई भी FIR नहीं दिया है, तो अभी सर इसका क्या करना है? इसको चलती कॉल में क्लियर करवा रहे हैं या इसके ऊपर FIR देके इसको मीडिया पे दे दें? मीडिया पे देंगे आप? हाँ देखिए सर, अभी इसके ऊपर FIR देना है या इसको क्लियर करवा रहे हैं, क्या करता है? तो अभी आपके साथ है वो? जी बिल्कुल सर, हमारी कस्टडी में है। इसको साइड पे रखा हुआ है। बात कराइए मेरी। बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल सर, बात करवा देता हूँ। काफी ज्यादा परेशान है, यहाँ पे घबराया हुआ है। अरे पांडे, इस लड़के को इधर लेके आओ, आयुष को। ये आयुष नाम का लड़का जो साइड पे रखा है ना, इसको इधर लेके आओ। देखिए सर, अभी जो है ना आपके लड़के को बुलवा रहा हूँ, उनसे बात करें। हाँ। काफी ज्यादा आपका बेटा यहाँ पे रो रहा है। हाँ बेटा इधर आओ ना, रोए मत, आप इधर आओ, ये बात करो। हेलो। हेलो। हाँ बेटा बात करो, ये बात करो अपने बेटे से। एक बार तो लगता है कि डिजिटलाइजेशन के दौर में पैसे का लेन देन और खरीदारी चुटकियों का काम हो चुका है। आप इंटरनेट पर पसंद का सामान शॉपिंग करते हो, सेकंड्स में ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, और मनचाही चीज आपके दरवाजे पर भी आ जाती है। लेकिन साइबर ठगी के सैकड़ों किस्से जानकर पता लगता है कि लेन देन का यह तरीका ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। अरे कौन से एरिया की चौकी पे हो?
अरे इसका लोकेशन अभी तक ना ही हमने मीडिया को दिया, ना ही आईजी को दिया है। आपको कैसे दे दें? अच्छा, आप अपने बच्चे को छुड़वाना चाह रहे हो या आप सवाल जवाब करेंगे? आप कौन से थाने के हो? आप अभी क्या करेंगे मुझे ये बताओ। नहीं, मुझे बताओ तो सही ना। तो मेरे को वैसे भी तो गाड़ी में डालोगे तुम्हें- यार दो इसके ऊपर, तुम्हें यार दो क्या बोल रहे हो? आप छुड़वाना ही नहीं चाह रहे आपके बेटे के अच्छा ऊपर अच्छा, क्या करना है छुड़वाने के लिए वो बताओ। अरे आपको बोल रहा हूँ ना, खर्चा पानी चाय पानी लगा दे, क्यों अपने बेटे का करियर खराब कर रहे हो सर आप? क्या भेजना है? ये 4 ऑफिसर, आप कितना भेजेंगे आप खुद देख ले। आप बता दो। सर आप गूगल पे फोन पे क्या यूज करते हैं? सब है मेरे पास। तो आपको मैं फोन पे नंबर दे रहा हूँ, अपना गूगल पे फोन पे ऑन करें। नहीं, आप वो तो बताएं कितना भेजना है, तो मैं वैसी व्यवस्था तो देखूं। 4 ऑफिसर है ना, एक ऑफिसर का 10,000 है, आपने 40,000 देना है बस। ये 40,000 से आपके बच्चे को क्लियर कर देंगे। अरे यार, 12 लाख के 40,000 समझ रहे हो आप? अरे कम से कम 4 लाख लो। आधुनिक दौर में आप तकनीक से भाग नहीं सकते। अगर डर में ऐसी कोशिश की तो आप पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे। इसीलिए आज तीसरी आंख में हम आपको पूरा सच बताएंगे। आपको बताएंगे कैसे साइबर फ्रॉड आज पूरी दुनिया में लूट और ठगी का सबसे बड़ा एक संगठित अपराध बन चुका है। किस किस तरह लोगों को लालच, झांसा या फिर डर दिखाकर उनसे बड़े फ्रॉड किए जा रहे हैं। आपको लगेगा डिजिटल फ्रॉड तो कुछ ऐसा नहीं जो हमने नहीं सुना है। फिर आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? आज तीसरी आंख में हम आपको ये मुद्दा इसीलिए बता रहे हैं, अगर कभी भी ये जालसाज आपको भी अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करें तो चंद पलों में आप कैसे उनका पर्दाफाश कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधुनिक दौर की इस लूट का पूरा गणित समझने की जरूरत है। आज तीसरी आंख में आपके सामने लाएंगे हम ऐसे कई सच्चे किस्से, ऐसी वो स्टोरीज जिन्होंने वाकई में अपनी जिंदगी को अपनी आंखों के आगे सिर्फ एक क्लिक की वजह से खत्म होते हुए देखा है। लेकिन आप खुद को इससे बचा सकते हैं। कैसे? इसलिए आज तीसरी आंख में आपके सामने ला रहे हैं ऐसी कहानियां जिन्होंने सिर्फ महज एक क्लिक की वजह से अपनी जिंदगी अपनी आंखों के आगे सेकंड्स में खत्म होते हुए देखी है। लेकिन आज अगर आप इस एपिसोड को देखेंगे तो आप ऐसी किसी भी खतरनाक पोजीशन से, सिचुएशन से खुद को बचा सकते हैं। हालिया दौर में अंजाम दिए जा रहे साइबर फ्रॉड में फोन या कंप्यूटर को हैक नहीं किया जाता है। देखने पर तो लगता है कि यह ज्यादा तकनीक इस्तेमाल करने का साइड इफेक्ट है, लेकिन हकीकत में यह पूरा खेल मनोवैज्ञानिक डर का है। यानी कि आपके टेक्निकल सिस्टम को नहीं, आपके दिमाग को हैक करते हैं ये हैकर्स। पहले आपके दिमाग को डर से भरा जाता है, जिससे सामने वाले की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो डर जाता है, उसे परिवार, रिश्तेदारों और दुनिया से काट दिया जाता है ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति उसकी मदद ही ना कर पाए। और फिर उंगलियों पर नचाकर लूट मचाई जाती है। साइबर फ्रॉड सरकार के लिए भी बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है। इसलिए अब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सब अपने अपने स्तर पर लोगों को सिखा रही हैं कि लूट से बचिए, जागरूक बनिए। जरा कल्पना कीजिए, रविवार की सुबह है, छुट्टी का दिन, आप बेड पर लेटे हैं, हाथ में कॉफी का मग है और फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। तभी फोन वाइब्रेट होने लगता है। नंबर अनजान है, लेकिन कॉलर आईडी पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है,
सीबीआई हेडक्वार्टर या मुंबई क्राइम ब्रांच, दिल हल्का सा धड़कता है। आप सोचने लगते हैं कहीं किसी काम से तो कॉल नहीं आया। फोन उठाते हैं, उधर से भारी आवाज आती है पूरी रौब के साथ। मिस्टर शर्मा, आपके नाम से भेजे गए एक फेडेक्स पार्सल में 200 ग्राम ड्रग्स मिला है। आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुख्य संदिग्ध हैं। कॉल मत काटिएगा, आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। मिस सीमा जी, अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपके दिमाग में हजार सवाल। ड्रग्स पार्सल, मेरा नाम, मैंने तो कुछ भेजा ही नहीं। घबराहट में आवाज सूख जाती है। सामने वाला आपको एक जूम लिंक भेजता है और कहता है अभी वीडियो कॉल ज्वाइन कीजिए। आप कॉल ज्वाइन करते हैं। स्क्रीन पर एक कमरा दिखता है, पीछे भारत सरकार का लोगो भी लगा हुआ है। एक शख्स पुलिस की वर्दी में बैठा नजर आता है। साइड में कोई टाइप कर रहा है। माहौल पूरा ऑफिस जैसा। वो कहता है कि जांच पूरी होने तक आप डिजिटल अरेस्ट में हैं। आप डिजिटल अरेस्ट में हो। कैमरा बंद नहीं करेंगे आप, किसी को कॉल नहीं करेंगे। अगर नियम तोड़ा तो तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? ये सब सुनकर आपको लगता है सच में कुछ बड़ा हो गया है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी कानूनी जांच का हिस्सा नहीं होते हो। आप एक मनोवैज्ञानिक अपहरण के शिकार हो चुके होते हो। साइबर ठगी में जितना आप सोच सकते हैं उससे भी आगे है ये साइबर ठग की सोच। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज की इस कहानी में साइबर ठगों ने फंसाई एक महिला और महिला को सुप्रीम कोर्ट के नकली जज से बात भी करवा दी। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में रहने वाली 68 साल की महिला को डर, दबाव और फर्जी कानून की स्क्रिप्ट में उलझाकर 3 करोड़ 75 लाख रुपए ठग लिए। बात सिर्फ यहां तक नहीं थी। जिस नकली जज का जिक्र कर रहे हैं उसे सुनते जाइएगा। इसकी शुरुआत एक फोन कॉल से हुई। कॉलर ने खुद को मुंबई के कोलाबा पुलिस स्टेशन का अधिकारी बताया। उसने कहा कि महिला के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में किया जा रहा है। उसने महिला को किसी को कुछ भी नहीं बताने की धमकी दी। कहा गया कि इस केस को केंद्रीय एजेंसियों को ट्रांसफर भी किया जा रहा है। इसके बाद खुद को ऑफिसर एस.के. जायसवाल बताने वाले शख्स ने महिला से बैंक डिटेल्स ली और उसकी जिंदगी से जुड़ा 3 पेज का निबंध तक लिखवा लिया। जालसाजों ने भरोसा दिलाया कि उन्हें महिला की बेगुनाही पर यकीन है। वे उसकी जमानत सुनिश्चित करवा देंगे, मतलब फंसा भी रहे हैं और इसे निकाल भी देंगे। इसी बीच महिला को वीडियो कॉल के जरिए जज के सामने पेश कर दिया गया। उस शख्स ने खुद को जस्टिस चंद्रचूड़ बताया। जरा सोचिए किस हद तक सोचते हैं ये ठग। फर्जी ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग में महिला से वेरिफिकेशन के नाम पर उसकी निवेश से जुड़ी तमाम जानकारियां मांगी गई। डिजिटल अरेस्ट हो चुकी महिला ने 2 महीने के भीतर अलग अलग बैंक अकाउंट्स में कुल 3 करोड़ 75 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। इसके बाद अचानक फोन कॉल आने बंद हो गए। इसके बाद महिला को एहसास हुआ कि वो बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुकी है। उसने वेस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सामने आया कि ठगी की रकम कई म्यूल अकाउंट्स में भेजी गई।
इनमें से एक अकाउंट गुजरात के सूरत में ट्रेस हुआ, जहां से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने कपड़े के व्यापार से जुड़ी एक फर्जी कंपनी बनाकर करंट अकाउंट खोल रखा था। इसी अकाउंट को उसने साइबर ठगों को पैसा रखने के लिए दिया। इस अकाउंट में 1,71,00,000 रुपए आए, जिसके बदले उसे 6,40,000 रुपए का कमीशन मिला था। पूछताछ से आरोपी ने रैकेट के 2 मास्टरमाइंड के बारे में जानकारी भी दी। ये दोनों विदेश में हैं। इनमें से एक का इमिग्रेशन और वीजा सर्विस से जुड़ा कारोबार है। जरा सोचिए, इस पूरे किस्से को सुनने के बाद आपके जहन में क्या आता है? 2 खास बातें कि ये ठग किस हद तक आपको ठगते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम लेकर कोर्ट बना देते हैं। वहीं दूसरी बात ये कि पैसा भी ये सीधा अपने अकाउंट में नहीं ले रहे, उसे घुमा करके लेकर जाते हैं। इस तरह का एब्सोल्यूट फुल प्रूफ प्लान ये बनाते हैं। इसलिए आपको अपना बचाव पर ध्यान देना होगा। वैसे जरूरी नहीं कि साइबर ठग हमेशा डरा धमका कर ही या फिर डिजिटल अरेस्ट के दम पर ही आपकी गाढ़ी कमाई पर डाका डालते हैं। कई बार मदद और भरोसे की आड़ में भी ये सब कुछ हो जाता है। जैसा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी के साथ हुआ। 79 साल के घनश्याम दत्त शुक्ल से ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने का भरोसा देकर करीब 10 लाख रुपए ठग लिए गए। एयरफोर्स से रिटायर्ड वारंट ऑफिसर घनश्याम दत्त शुक्ल को एक ठग ने खुद को एसबीआई हेड ब्रांच का अधिकारी बताकर फोन किया। लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर उनसे योनो ऐप डाउनलोड करवा लिया और बातचीत के दौरान चालाकी से उनका पिन नंबर भी ले लिया। इसके बाद ठग ने 4 किश्तों में उनके खाते से 9,87,000 रुपए निकाल लिए। लेकिन घनश्याम जी को करीब 1.5 महीने बाद पता चला कि उनके खाते से मोटी रकम गायब है। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करा दी। हेल्पलाइन के माध्यम से E0 FIR दर्ज हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आपको एक बात बताना यहां बेहद जरूरी है। यूं तो काफी लोग इस बात को जानते होंगे कि ये साइबर फ्रॉड के सबसे ज्यादा शिकार उस उम्र के लोग हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो जल्दी घबरा जाते हैं और डिजिटलाइजेशन के साथ में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं। इस तरह की तस्वीरें अक्सर सामने आ रही हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर कई देशों में। सवाल यह है कि ये लोग करते क्या हैं? आखिर पढ़े लिखे लोग इनकी चपेट में कैसे आ जाते हैं? और अगर कभी ऐसे हालात आ भी जाएं तो हम कैसे बच सकते हैं? पहले ये समझ लीजिए कि ये साइबर ठग कोई फिल्मी विलेन नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI की साइबर स्कैम और बचाव शीर्षक की रिपोर्ट ये कहती है कि लोग सोशल इंजीनियर हैं। ये लोग जो ये सब कर रहे हैं, बहुत जहन है इनके पास, दिमाग है तेज, यानी ये तकनीक से ज्यादा इंसान की सोच और डर को समझते हैं। देखिए, इंसान कहीं ना कहीं गलत होता है तो एक फियर में जीता है, डरा हुआ रहता है, कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं होगी। ये भी एक है मनोविज्ञान जो कह सकते हैं आप। दूसरी चीज कि हम लोग पढ़े लिखे तो जरूर हैं, लेकिन हमेशा डरे रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं हर चीज को लेके। मान लो कोई कह दिया कि आज आपके अकाउंट से इतना मतलब ये नंबर का ये किया है, अब घबरा जाएंगे, बिना चेक किए उससे बात कर लेंगे। अगर पैसे की बात करेगी कि हाँ आपको देखिए आपके लिए बैंक में इतना पैसा आया, तो इतना तेजी से भागेंगे जैसे वो बैंक पैसा रखा हुआ है वहां जाके ले लेंगे। तो हम शुरू से ये चीज कह रहे हैं कि लोगों को ना होड़ लगी हुई है कि जितना जल्दी हम सबसे ऊपर पैदान पे चढ़ जाए, और इसमें या तो भटक जाते हैं या गलत जो आपने कहा कि फंस जाते हैं। जैसे आप बहुत सारे आप देखेंगे कॉल आता है बड़े बड़े होटल से कि आप लोग पेयर लोग को बुलाया जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, बड़ा होटल में खाएंगे और ये नहीं जानते हैं वहां जाके वो कितना दलदल में फंसते जा रहे हैं। उनका
पूरा हुलिया लिया जाता है। और वो भी जो डिजिटल वाले जो भी हैं, आपका पूरा रैकी करते हैं कि आपके पास क्या है, वो कितने बुद्धू हैं, कितना आप फाइव, तो उन्हीं को तो ज्यादा टारगेट बनाते हैं। आप देखिएगा ज्यादातर केसेस जो आते हैं उनको देख लेते हैं फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जहां से भी चेक कर लेते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बहुत हाई फाई है, अब इसी को फंसाओ ताकि वो ज्यादा ही होगा। और को पता है फेसबुक जो है, इंस्टा फेक है, आप जो डालते हैं कितनी सच्चाई है लोगों को भी पता है। डर भी एक दो नहीं बल्कि 3 तरह का है, जिसमें सबसे पहले है वर्दी का डर और कानून का डर। हम भारतीयों में एक बात कॉमन है, पुलिस की वर्दी, कोर्ट का नाम या सीबीआई का जिक्र आते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यहां तक कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक ट्रैफिक पुलिस वाले को देखकर ही कई बार आप डर जाते हैं। अगर उसने आपको जरा सा आगे हाथ किया तो आप सोचते हैं मैंने क्या गलती कर दी। इसी का फायदा ये सब उठाते हैं क्योंकि ये हमारे जहन में जो डर है उसका फायदा लेते हैं, भले ही हमने कुछ गलत नहीं किया हो। ठग इसी डर का फायदा लगातार उठा रहे हैं। वे अपने कमरे को ऐसे सजाते हैं कि ये लगे कि ये सचमुच में कोई थाना है। पीछे नेशनल फ्लैग, टेबल पर फाइलें, स्क्रीन पर कोई और व्यक्ति भी दिख जाता है जो गंभीर चेहरा बनाकर बैठा है। आपको लगेगा कि मामला वाकई में कुछ बड़ा हो गया है और डर में इंसान सवाल पूछना छोड़ देता है। पीआईबी और गृह मंत्रालय की साइबर जागरूकता मुहिम में भी यह बताया गया है कि पुलिस या सीबीआई बनकर वीडियो कॉल पर डराना एक उभरता हुआ फ्रॉड है। मतलब बहुत तेजी से यह हो रहा है। ये मानकर चलिए, हो सकता है कि ये शो खत्म होते होते अगर आपके पास ऐसा कोई कॉल आए तो आप इससे बच जाएंगे, क्योंकि आप ये शो देख रहे हैं, आपको पता है कि बचाव का तरीका हम बताने वाले हैं वो क्या होगा। तो साइबर ठगों का दूसरा बड़ा हथियार है अकेला कर देना। ठगी के वक्त वो कहते हैं कि किसी को भी मत बताइएगा, ये गोपनीय जांच है, और यही आप फंस जाते हैं। जब आप किसी से बात नहीं करते तो आपके पास दूसरा नजरिया नहीं आता, यानी कि कोई भी आपको सलाह नहीं दे पाता। कोई दोस्त साथी अगर साथ में बैठा हो और इस पूरे खेल को चुपचाप से देख रहा हो तो उसे 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि ये एक बड़ा फ्रॉड हो रहा है। लेकिन ठग आपको कमरे में अकेला कर देते हैं, फोन कैमरा ऑन रखवाते हैं। आप बाथरूम भी जाओ तो आपको उन्हें बताना होगा। अमेरिकी एजेंसी फेडरल ट्रेड कमीशन इसे इम्पोस्टर स्कैम कहती है। इसमें ठग शिकार को कहते हैं कि किसी से बात ना करे और तुरंत फैसला ले। ये असली गिरफ्तारी नहीं, ये डिजिटल कैद है, दिमाग की जेल, जहां आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन ही आपके लिए हवालात की सलाखें बन जाती हैं। सोचिए जरा, आप अपने घर में बैठे हैं और कैद हो चुके हैं। इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस खेल में ठगों का तीसरा बड़ा हथियार होता है समय का दबाव बनाना, कि वक्त नहीं है आपके पास। वो पीड़ित को कहते हैं कि अभी फैसला लीजिए, अभी पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, नहीं तो केस दर्ज हो जाएगा। और आप शरीफ आदमी उसकी बातों से डर जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं और जल्दबाजी में इंसान ये गलती कर जाता है। सोचने का समय मिलता ही नहीं, और यही उनका असल मकसद है। बिल्कुल, हम लोग हमेशा आजकल क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे इनसिक्योर फीलिंग में रहते हैं। तो ऐसा होता है कि हम जब थोड़ा भी अपराध बोध होता है तो आप कोई भी झटका भी कुछ बोलेगा तो हम लोग डर जाते हैं। एक होता है, मान लो आप ऑफिस में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, आजकल रोज सुन रहे हैं कि गबन का मामला है, 5 रुपया पकड़ा गया लेते हुए, तो 1 लाख पकड़ा गया, तो 500 पकड़ा गया। तो ये चीजें क्या होता है ना कि मान लो कहीं से ले लिया, एक डर में तो है कि बाप रे कहीं मेरा ही मत आ जाए। तो हम मतलब आप कभी भी गलत करते हैं तो एक फियर आपके अंदर जरूर रहता है। कहा कि एक कारण है, एक तो इनसिक्योर, हम लोग
हर आदमी का कॉन्फिडेंस गलत होते हैं तो कम हो जाता है, इनसिक्योर होते हैं। और एक चीज है कि बस हम चमकती दुनिया के पीछे बहुत भागते हैं और रातों रात हम चाहते हैं कि हम बहुत पैसे वाले बन जाएं, जो कि संभव नहीं। पुलिस लाइन से राहुल बात कर रहा हूँ। ये आयुष कौन है? कहाँ से बोल रहे हो? आयुष कौन है? कहाँ से बोल रहे हो आप? सर पुलिस लाइन से हूँ ना। आयुष कौन है? हाँ बोलिए ना। है मेरा बेटा पर मेरा बाप है, बताएं। सर आपका बेटा है। आपका बेटा सर इन टाइम कहाँ पर है? किधर भेजा था आपने? अभी तो बाहर है, बताएं। कहाँ पर? मुंबई। हेलो। मुंबई। तो देखिए सर, आपको कुछ मालूम नहीं है आपके बेटे ने क्या किया है? नहीं, क्या हो गया? देखिए सर, आपका बेटा और आपके बेटे के 3 फ्रेंड लड़कों ने मिलके ना हाँ। एक लड़की का रेप किया है। अच्छा। मामला सीरियस है। लड़की हॉस्पिटल में है। लड़की का डेथ होने वाला है। आपका बेटा इस समय अरेस्ट हो चुका है। अच्छा, कौन से शहर में? सर देखिए आपका बोलिए। कौन से शहर में? देखिए सर, मैं मुंबई पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड लड़कों ने मुझे फंसवाया है। ये मेरे फादर का नंबर है, मेरे फादर को कॉल करें, इसीलिए सर आपको कॉल कर रहे हैं। तो ये हम लगातार आपको तरीके बता रहे हैं आज कि किस तरह से ये डिजिटल अरेस्ट होता है। आपने सुना तो होगा, लेकिन आप जानते नहीं कि एक एक कदम करके कैसे आप इसमें फंस जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं महाराष्ट्र का एक सच्चा किस्सा। महाराष्ट्र के मुंबई में 72 साल के शेयर बाजार व्यापारी पर मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे आरोप लगाकर 58 करोड़ रुपए लूट लिए गए। आरोपियों ने खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर बिजनेसमैन को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जरा सोचिए, एक बिजनेसमैन जो कि पूरी जिंदगी दुनिया भर के पैतरे जानने समझने के बाद पैसा कमाता है, जो जानता है कि दुनिया में लूट कैसे मची है, फिर भी वो इस डिजिटल अरेस्ट में लुट जाता है। बिजनेसमैन को यह विश्वास दिलाया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में शामिल होने के कारण डिजिटल गिरफ्तारी में है। आरोपियों ने व्यवसायी से कहा कि अगर वो पैसे नहीं चुकाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये बताया, विक्टिम को ये डराने की कोशिश की कि उनके अकाउंट्स के द्वारा बहुत भारी मात्रा में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और उनके फ़ोन्स का और अकाउंट्स का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है। इसलिए उनको अपना सारा पैसा डिक्लेयर करना पड़ेगा, सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी और जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती है उनको ये पैसा कुछ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड, सरकारी डेजिग्नेटेड अकाउंट्स में रखना पड़ेगा और बाद में इंक्वायरी के बाद यदि वो लोग निर्दोष साबित हुए तो ये पैसा उनको वापस दे दिया जाएगा। साइबर ठगों की बातों पर विश्वास करके बिजनेसमैन घबरा गए और वो पैसे देने को तैयार हो गए। आरोपियों ने बिजनेसमैन के 18 खातों में से पैसे निकाले। व्यापारी ने 9 अगस्त 2025 से 8 अक्टूबर 2025 के बीच आरटीजीएस के जरिए उन्हें कुल 58 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। बाद में साइबर क्राइम पुलिस ने इस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों की पहचान अब्दुल नासिर खुल्ली, अर्जुन कड़वासरा और जेठाराम कड़वासरा के तौर पर हुई, लेकिन ठगी की बड़ी रकम अभी भी बरामद नहीं हो पाई है। जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना गहरा है ये डिजिटल फ्रॉड। आप सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे आपसे ना सिर्फ डिजिटल कैद में आपको डाल करके पैसे लूटे जाते हैं, बल्कि आपकी पूरी बॉडी की एक अलग तरह की क्लोनिंग तक कर ली जाती है। इस डिजिटल अरेस्टिंग में अलग अलग तरह से पैसे लूटे जाते हैं और ये 58 करोड़ की लूट है। जरा सोचिए कि कोई आपके 5 लाख भी लूट ले तो क्या होगा। ये 58 करोड़ की इतनी बड़ी लूट है, वो भी डिजिटल अरेस्ट के द्वारा।
तो इस प्रोग्राम को पूरा सुनिए, समझिए कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। जरा सोचिए, इन ठगों ने तो पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति और वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल को भी नहीं छोड़ा। उनसे भी 7 करोड़ रुपए की ठगी कर डाली। ठगों ने पहले एसपी ओसवाल को फोन कर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर वारंट का डर दिखाया, खुद को अफसर दिखाने के लिए वीडियो कॉल पर अंग्रेजी में बात की, यकीन दिलाने के लिए एसपी ओसवाल को सुप्रीम कोर्ट के फर्जी ऑर्डर वारंट की कॉपी भी भेज दी। ओसवाल जी को उनका और उनकी कंपनी के बदनामी का डर दिखाया गया, हमदर्दी का नाटक कर बचाव का भरोसा भी दिया गया और 7 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने वारदात के दौरान उद्योगपति को लगातार निगरानी में रखा, उन्हें स्काइप कैमरा ऑन करने के लिए मजबूर भी किया गया और किसी को फोन या मैसेज ना करने के निर्देश भी दिए ताकि ठगी को अंजाम दिया जा सके। अब पुलिस के साथ इस फ्रॉड की जांच ईडी भी कर रही है। एक सानू इतला मिली सी एसपी ओसवाल ਜਿਹੜੇ ਹੈ वर्धमान ग्रुप ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਸੀਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ FIR ਨੰਬਰ 12। SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਈ ਤੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਦਰ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਧਮਾਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ लिंक तो नहीं। सोचिए जरा, पद्म भूषण अवार्डेड व्यक्ति को अगर ये लोग इतनी बड़ी चपत लगा सकते हैं तो आम इंसान के साथ तो क्या ही होता होगा। अब बात दिल्ली में एनआरआई बुजुर्ग दंपत्ति से हैरत अंगेज ठगी की। 79 साल की एनआरआई डॉक्टर इंदिरा तनेजा दोपहर 12 बजे घर से किसी काम के लिए निकलने की तैयारी कर रही थी। तभी उनके फोन पर अनजान नंबर से एक कॉल आता है। कॉलर और उसके बाद कॉल से जुड़ते रहे लोगों ने ऐसा जाल बुन डाला कि डॉक्टर इंदिरा और उनके इंजीनियर पति ओम तनेजा इसमें फंसते ही चले गए और अपने ही घर में कैद हो गए। इस एक कॉल से शुरू हुआ डॉक्टर इंदिरा और उनके पति ओम तनेजा का डिजिटल अरेस्ट। 15 दिन तक चला ये सब। इस दौरान उनके बैंक खातों से 14 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इन 15 दिनों के दौरान स्कैम कर रहे ठगों ने उनके 7 बैंक खातों में 8 ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 14 करोड़ 85 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जिन खातों में पैसा भेजा गया वो पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में थे। ये स्कैमर देश में फैले बैंक खातों का इस्तेमाल करते हैं। पीड़ित के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होते ही उसे तुरंत दूसरे खातों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। ऐसे में अगर पुलिस को समय पर जानकारी ना मिले तो इस पैसे को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाले इस एनआरआई दंपत्ति के साथ जो ठगी हुई उसकी जांच चल रही थी कि इसी इलाके में रहने वाली एक और बुजुर्ग विधवा कारोबारी से डिजिटल अरेस्ट का एक ऐसा ही तरीका अपनाकर 7 करोड़ रुपए ठग लिए गए। और हमारे लॉयर बोलते हैं कि आपने खुद विक्टिम बन गई उसकी। आला पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फ्रॉड के नेटवर्क से जुड़े शीर्ष लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल और जटिल काम है। दरअसल डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर स्कैम अब संगठित
सिंडिकेट के तहत चल रहे हैं। आमतौर पर इससे जुड़े शीर्ष लोग देश के बाहर होते हैं। ऐसे में बाहर बैठकर इस तरह के स्कैम करने से ये लोग पुलिस की पहुंच से भी दूर चले जाते हैं और इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। पुलिस अभी बस उन लोगों तक पहुंच पा रही है जिनके बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर अपराधों में हो रहा है। क्यों पकड़े नहीं जा रहे? उसका सिर्फ वजह यह है कि मैक्सिमम जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो फेक नंबर इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोगों के फेक आईडी पे नंबर लिए होते हैं। अब जब पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती है तो पता लगता है ये नंबर तो किसी का है ही नहीं, उनका है ही नहीं जिनका एड्रेस है। एक तो ये रीजन है। दूसरा, जो पैसा किसी अकाउंट में डलवाते हैं वो अकाउंट भी उनके खरीदे हुए होते हैं। अब जब से जनधन अकाउंट्स हुए हैं, फ्री अकाउंट वाले हैं, तो दूर दराज के लोगों के, कहीं और रूरल एरियाज के लोगों के अकाउंट्स हैं वो ले लेते हैं अपने पास। उनको कुछ पैसे देते हैं, अकाउंट पे ऑपरेट वो करते हैं। जो किसी गरीब आदमी का अकाउंट है उसको अगर 2-4 हज़ार रुपये दे दे तो उसको लालच में आ जाता है। उसको पता भी नहीं लगता कौन आदमी मेरे अकाउंट को यूज़ कर रहा है। तो उस अकाउंट में पैसा डलवाते हैं और पैसा डलवाने के बाद तुरंत वो निकाल लेते हैं डिजिटली। आज कहीं से भी बैठे आप वर्ल्ड के किसी कोने में आप उसका डेबिट कार्ड से आप पैसे निकाल लीजिए, विड्रॉल कर लीजिए, तो तुरंत वो पैसा निकालते हैं। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी है। और दूसरा, ये इसलिए नहीं पकड़े हैं। दूसरा, ये तरीके अपने नए नए बदलते हैं। पुलिस जब तक उस तरीके पर पहुंचती है जो उनका मोडस ऑपरेंडी उस पर पहुंचती है तब तक ये दूसरा बदल देते हैं। डिजिटल अरेस्ट और बड़े साइबर फ्रॉड अब स्टैंड अलोन अपराध नहीं रहे। ये संगठित साइबर सिंडिकेट द्वारा चलाए जा रहे मल्टी लेयर ऑपरेशन है, जहां पैसा पहले कुछ खातों में जाता है और फिर सैकड़ों से होते हुए हजारों खातों में बिखेर दिया जाता है। साइबर अपराध अब संगठित गिरोह की तरह चल रहे हैं और इनके पीछे अपराधियों के बड़े सिंडिकेट हैं। पुलिस को आशंका है कि साइबर अपराध से जुटाया जा रहा पैसा कई दूसरे सेक्टर्स में खपाया जा रहा है। ठगी के पैसों को ऐसे लोगों के खातों में भेजा जा रहा है जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हैं। ऑनलाइन गेमिंग आज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक बेहद फर्टाइल ग्राउंड बन चुका है। देश में बड़ी संख्या में लोग कंपल्सिव गेमिंग के शिकार हैं। ऐसे लोगों के खातों में फ्रॉड का पैसा भेज दिया जाता है। बाद में पुलिस उन तक पहुंचती है और वे खुद हैरान रह जाते हैं कि उनका खाता क्यों फ्रीज हो गया। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई 1-2 हैकर या कुछ हैकर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है और जिसके पास एक ऐसा दिमाग है जो पुलिस को भी खुल करके गच्चा दे रहा है। ठग निवेश के बाद भारी रिटर्न्स या दूसरा लालच और दिलचस्प जानकारी का झांसा देकर लोगों को फंसाते हैं। लेकिन आज के दौर में सबसे ज्यादा चर्चा डिजिटल अरेस्ट की है, जिसमें फ्रॉड के शिकार हुए लोगों को भारी मानसिक पीड़ा से भी गुजरना पड़ता है। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या कानून के अंदर सच में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है? सीधी बात, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNS या इससे पहले की भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं है। मान लो 100 आदमी की लिस्ट उन्होंने ली है तो उनसे फोन पे बात करते रहेंगे, किसी का कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा था डिजिटल अरेस्ट का। मैं आपको बता दूं, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी शब्द किसी लीगल डिक्शनरी में नहीं है। डिजिटली कोई अरेस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन पब्लिक को वो इतना डरा देते हैं, साइकोलॉजिकली इतना उसको भयभीत कर देते हैं और आदमी को कि उसकी सोचने की ताकत भी खत्म हो जाती, क्योंकि अरेस्ट करने से सब डरते हैं। वो सबसे पहले कहेंगे, एक पूरा सीन बना देंगे, ये पुलिस स्टेशन का सीन बना देंगे, वहाँ हथकड़ी लटकी हुई है, उनके को वर्दी पहन के बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद कहेंगे वारंट आपका निकल चुका है और हमारी टीम आपको पकड़ने के लिए जा रही है। तो कोई भी आदमी होगा वो घबरा जाता है। इसमें ज्यादा विक्टिम जो बनते हैं वो हैं ओल्ड एज पीपल, मेल और फीमेल दोनों, और जो बच्चे हैं, यंग बच्चे जिनको ज्यादा जानकारी नहीं थी, उनको वो इसके ज्यादा विक्टिम होते हैं। इस प्रकार से डिजिटली अरेस्ट करने के बाद जैसा वो कहते हैं वो वैसा ही करते रहते हैं। अब आप मेरा ये अपना अकाउंट नंबर दीजिए, ये अकाउंट नंबर है, इसमें आप इसको इसमें इतने पैसे जमा कर दीजिए। फिर उसके बाद एक बार एक आदमी किसी उसके चंगल में फंस गया, उसके बाद बार बार फिर उसको रिपीट करते रहते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई
शिकायत पुलिस के पास आ भी जाती है तो वो डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोगों तक पहुंचेगी कैसे? अगर पहुंच भी जाती है और ये सारा काम सिस्टम से हो रहा है तो सिस्टम को अरेस्ट करने का कोई तरीका कानून में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो पुलिस उसके पास सीधे फिजिकली जाकर उसे अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अगर कोई डिजिटल के माध्यम से कर रहा है तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। यही यहां पर सबसे बड़ी चुनौती भी है। कोई भी जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या राज्य पुलिस, व्हाट्सएप या जूम पर पूछताछ नहीं करती। अगर किसी की गिरफ्तारी करनी होती है तो पुलिस को सामने आना ही होगा। तो पुलिस सामने आती है, पहचान बताती है, जरूरत हो तो वारंट भी दिखाती है, और सबसे जरूरी बात, आपको वकील से बात करने का अधिकार भी होता है, परिवार से संपर्क करने का अधिकार भी होता है। कोई भी असली अधिकारी आपको ये नहीं कहता कि किसी से बात मत करो। एक सबसे जरूरी बात है ये, और इसे आप समझ लीजिए कि सरकारी एजेंसियां पैसे लेकर मामला रफा दफा नहीं करती हैं। वो खाते फ्रीज कर सकती हैं, जांच कर सकती हैं, लेकिन आपसे ये नहीं कह सकती कि इतना पैसा ट्रांसफर कर दो तो काम हो जाएगा, आपका नाम क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो पुलिस नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, वो कोई फ्रॉड ही है। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। किसी भी दुश्मन का शिकार होने से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसे अच्छी तरह पहले समझ लें। दुश्मन की ताकत क्या है, दुश्मन आप पर वार कैसे करता है। यही बात दुनिया भर में तेजी से फैल रहे साइबर फ्रॉड के ऑर्गेनाइज क्राइम पर भी लागू होती है। सच्चाई ये है कि हर दिन हजारों भारतीय एक अनजानी कॉल रिसीव करने या फिर महज एक फोन पर क्लिक करने के कारण अपनी जिंदगी भर की कमाई को खो बैठते हैं। भारत में डिजिटल फ्रॉड एक महामारी की तरह बन चुका है। देश में करीब 86% घर अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वहीं केंद्र सरकार के आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं कि 2021 से 2025 के बीच यानी 5 साल में साइबर फ्रॉड से भारत को 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। अंदाजा लगाइए इस रकम से क्या क्या हो सकता था। इस बात को समझिए तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस खतरे पर बैठे हैं। अगर एक बिल्कुल आधुनिक स्कूल बनाने में हम 5 करोड़ रुपए का औसतन खर्च लेकर चले तो इस रकम से 10,400 स्कूल खोले जा सकते थे। इस रकम से 350 करोड़ की औसत लागत से तैयार होने वाले 300 बेड के 149 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जा सकते थे, जिसमें प्रति हॉस्पिटल 800 के हिसाब से करीब 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलता। ये रकम 2 करोड़ 8 लाख घरों को बिजली से रोशन कर सकती थी। हर घर में औसतन 5 लोग लेकर चले तो मतलब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी में उजाला भर सकते थे, जो भारत की कुल आबादी की लगभग 7% है। लेकिन इतनी बड़ी रकम साइबर फ्रॉड की भेंट चढ़ गई। बता दें, डेटा के मुताबिक 2025 में साइबर फ्रॉड में ठगी के कुल पैसे में 75% हिस्सा निवेश धोखाधड़ी की वजह से था। इसमें पॉन्जी स्कीम, नकली शेयर मार्केट ट्रेडिंग घोटाले, क्रिप्टो करेंसी घोटाले, ये तमाम चीजें शामिल हैं। डिजिटल अरेस्ट से कुल नुकसान का 9% हुआ, जबकि सेक्सटॉर्शन का हिस्सा 4% था। वहीं साइबर ठगी के मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे है। साइबर धोखाधड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा निवेश घोटालों से जुड़ा हुआ है। ये लोगों की जल्दी पैसा कमाने की इच्छा की वजह से होता है, इसलिए वे ऐसी स्कीम में फंस जाते हैं जो जल्दी रिटर्न का वादा करती है।
चाहे ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम हो, ज्यादा कमाई वाले शेयरों में पैसा लगाने का लालच हो, या गेमिंग के जरिए पैसा कमाने का लालच हो, यही लालच उन्हें जाल में फंसा देता है और लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए गवा देते हैं, जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में एक बुजुर्ग वक्त के लिए रखे थे, लेकिन अब उनके पास नहीं बचे महज एक क्लिक की वजह से। जांच एजेंसियों के मुताबिक फ्रॉड में यह बढ़ोतरी तकनीक के ज्यादा एडवांस होने और फिशिंग, रैनसमवेयर जो कि एक सॉफ्टवेयर है, डिजिटल अरेस्ट और पहचान चोरी जैसे तरीकों के इस्तेमाल की वजह से हुई है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक 2025 में साइबर फ्रॉड से लगभग 19,813 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और धोखाधड़ी की 21,70,524 शिकायतें भी दर्ज हुई। वहीं 2024 में दर्ज नुकसान 22,849 करोड़ रुपए का था और 19,18,852 शिकायतें दर्ज की गई। इससे पहले के वर्षों में कम राशि दर्ज की गई थी, जो फाइनेंशियल क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन स्कैम और बैंकिंग फ्रॉड जैसे फाइनेंशियल क्राइम खतरनाक बढ़ोतरी को दिखाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन लेन देन में इजाफे को इसकी अहम वजह बताया गया है। याद रखिए, आप वो पीढ़ी हैं जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाती है, पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करती है, फोन में फेस लॉक है, लेकिन जब बात डर की आती है तो हमारा दिमाग ही लॉक हो जाता है। अगली बार अगर कोई कहे कि आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, तो बस 10 सेकंड रुक जाइएगा, सिर्फ 10 सेकंड। अपने आप से पूछिएगा, क्या भारत का कानून व्हाट्सएप पर चलता है? अगर जवाब ना है तो कॉल को काट दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ये साफ कहा कि साइबर फ्रॉड आज एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इसका इलाज सरकार अकेले नहीं कर सकती। जागरूक नागरिक ही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कोरोना के समय मास्क और दूरी बचाव थे, वैसे ही आज के डिजिटल दौर में जानकारी और सतर्कता ही बचाव है। यानी कि आपको खुद को बचाना है तो आपको खुद को अलर्ट होना होगा। आज तीसरी आंख में आपको डिजिटल फ्रॉड के बारे में बताना महज एक एपिसोड करना नहीं था। यकीन मानिए, हमने इस पर पूरी रिसर्च की और ये समझा कि आने वाले वक्त का सबसे बड़ा ऐसा खतरनाक टूल है जो आपकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। 1 मिनट के लिए अगर आप घर के बाहर निकलते हैं या किसी के साथ कोई गलत हरकत होती है, तो वो जो असर आपके जहन पर छोड़ती है, उससे कई गुना ज्यादा असर इस फ्रॉड के जरिए आपके साथ हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसी चीज है जो आप पर मानसिक आघात करती है, जिसे आप सालों साल नहीं भूल सकते। कई लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इसमें गवा चुके हैं। जब आप किसी को भी बेवजह कुछ थोड़ा सा पैसा नहीं दे सकते, तो इन डिजिटल अरेस्ट करने वालों पर अपनी मेहनत की कमाई क्यों लुटाएंगे? जरा इस बात को गौर से समझिएगा। जो बातें आज आपको बताई गई हैं, उन्हें सुनिएगा और लिख लीजिएगा कि अगली बार आपके साथ अगर ऐसा कोई फोन कॉल आने लगे आपके फोन पर, तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। उम्मीद है तीसरी आंख का आज का एपिसोड आपको नए दौर के ठगों से महफूज रखने में मददगार होगा। अगले हफ्ते ऐसे ही अहम मुद्दे के साथ दोबारा लौटेंगे। तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।